नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में मैं घनश्याम यादव आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं करंट जीके के प्रश्न की सीरीज लेकर आया हूं। यह प्रश्नों की सीरीज आगामी पुलिस की परीक्षा जो कि 17 और 18 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें संभावित प्रश्नों की सीरीज है जो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा आरओ एआरओ की भी जो परीक्षा है या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए जो आप परीक्षा की तैयारी और कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न इसमें हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले, और अपने दोस्तों को भी इसको आप शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, चैनल को आप पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम बिना देर किए हम इन प्रश्नों को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न है, देखिए आपके सामने, कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। ठीक, क्या है? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, इसका देखिए उत्तर है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, कब? 14 जुलाई 2023 को। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर दूसरा प्रश्न आ गया है कि चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया, किस स्थान से लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम है, इसरो उपकेंद्र बेंगलुरु, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा। तो इस प्रश्न का उत्तर कि चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया है, इसका उत्तर है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, क्या है? श्रीहरिकोटा। ये वाला सी विकल्प इसमें सही है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे सामने आ रहा है तीसरा प्रश्न है, जो ये है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। ठीक, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो ये जो दोस्तों इसका प्रश्न है, चंद्रयान 3 जो है LVM-3 LVM-3M4, ये बी विकल्प सही है, इससे लॉन्च किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल LAUNCH, लॉन्च VEHICAL, लॉन्च व्हीकल एम से क्या है? मार्क, और ये है 3। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 4 है, M4, लॉन्च व्हीकल मार्क 4 है। LVM-3 यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, बी विकल्प जो है ये उत्तर सही है। ठीक है। इसके बाद अब हमारे अगला प्रश्न है, यानी कि चौथा प्रश्न क्या है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है। तो दक्षिणी ध्रुव पर जो पहुंचने वाला देश है वो हमारा कौन सा? ये पहला देश भारत है। ठीक है, क्या है? पहला देश भारत बना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। ठीक है। तो अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, पांचवा प्रश्न है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। ठीक, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी अभी जो ये लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3, तो इसमें आपसे इससे संबंधित ये प्रश्न पूछ सकता है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं यश सोमनाथ। कौन है? यश सोमनाथ। ठीक है, तो ये हमारा, इसके बाद आपके सामने आ गया अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से भी संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट का प्रश्न है ये। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है
किसे दिया गया है? तो ये उत्तर इसका है जॉन फॉसे। कौन है? जॉन फॉसे। ये नॉर्वे के लेखक हैं, जॉन फॉसे। कहाँ के? नॉर्वे देश के लेखक हैं जॉन फॉसे। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के लिए नरगिस मोहम्मदी को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसको? नरगिस मोहम्मदी को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये कौन है नरगिस मोहम्मदी? देखिए, ये ईरान की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ईरान की सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने वहाँ पर महिलाओं के लिए और लोगों के लिए काम किया है। तो यहाँ शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है। इसके बाद जो है आपके सामने अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक, वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये हमारा पहला ही विकल्प सही है, क्लाउडिया गोल्डिन। क्या है? क्लाउडिया गोल्डिन। ये यूएसए, क्लाउडिया गोल्डिन जो है क्या यूएसए की हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये क्या है? प्रोफेसर हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन नरगिस मोहम्मदी आपको पीछे बताया जा चुका है, इनको शांति के लिए दिया गया है। ठीक है। और कैटलिन करिको हैं और एलेक्सी एकिमो हैं, इनको और दूसरे क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो हो गया, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वो है क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये दोस्तों ये है 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। देखिए, पहला है रसायन है। ठीक है। फिर क्या है? भौतिकी का क्षेत्र है, भौतिकी है। फिर क्या है आपका? मेडिसिन है, मेडिसिन का क्षेत्र है। ठीक है, मेडिसिन है। फिर इसके बाद शांति के क्षेत्र में भी पुरस्कार इसमें मिलते हैं। फिर इसके बाद है साहित्य हो गया, आपसे प्रश्न पीछे पूछा गया है, साहित्य हो गया। और एक पुरस्कार इसमें जो और आपका बच रहा है वो क्या है? अर्थशास्त्र का। अभी इसमें इस साल का दिया गया है अर्थशास्त्र। किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। ठीक है। तो ये दोस्तों रहा नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, कि वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेत्री को दिया गया है? तो दोस्तों ये उत्तर है वहीदा रहमान। ठीक है। इनको जो है 69वें फिल्म जो फेस्टिवल हुआ है, राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पर ये सम्मान दिया गया है वहीदा रहमान को। और ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेत्री को दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है। जो ये है इसमें देखिए ऑप्शन ए है कृति सेनन, आलिया भट्ट, ए एवं बी, केवल बी। तो यहाँ पर देखिए कृति सेनन और आलिया भट्ट, यहाँ दोनों को दिया गया है। कृति सेनन को दिया गया है उनकी फिल्म जो है मिमी के लिए, कृति सेनन को। और ये दिया गया है कृति सेनन और आलिया भट्ट दोनों हैं। तो ऑप्शन में देखिए ए एवं बी आपको दिया हुआ है, तो हमारा ये वाला विकल्प यानी सी वाला विकल्प जो है ये सही होगा। ठीक है। कृति सेनन को कई बार देखिए प्रश्न पूछ लेता है कि किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो जो ये कृति सेनन को दिया गया है ये मिमी फिल्म है। कौन सी फिल्म है? मिमी के लिए दिया गया है। और आलिया भट्ट को जो दिया गया है ये गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। कौन सा है? गंगूबाई काठियावाड़ी। एक मिनट इरेजर लगाना पड़ेगा, काठियावाड़ी। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी
वाड़ी के लिए ये फिल्म है। इन दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो यहाँ विकल्प में देखिए, जब इस तरह का विकल्प हो ए बी और ए एवं बी दिया हो तो हमको ए एवं बी वाला ऑप्शन सही करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने देखिए अगला प्रश्न 12वां प्रश्न आ गया कि ये भी देखिए फिल्म पुरस्कार से ही संबंधित है कि 69वें फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार। ये देखिए बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको इस प्रश्न में मिलेगी कि इसका जो देखिए उत्तर है वो है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट्स। क्या है? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट्स। देखिए बड़ा थोड़ा सा ऑड है ये नाम कि मूवी हिंदी है, हिंदी मूवी है, लेकिन इसका नाम बिल्कुल लग रहा है कि ये अंग्रेजी मूवी, इंग्लिश की मूवी होगी। तो यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है, सावधान रहने की जरूरत है कि रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट्स ये जो है हिंदी मूवी है और इसको 69 फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सामने रहा 12वां प्रश्न का उत्तर, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट्स। अब इसके बाद आपके सामने 13वां प्रश्न आ गया है। देखिए ये एशियाई खेल से संबंधित है कि 19वें एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे। ठीक है, ये देखिए 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो खेल जो आयोजित हुआ है ये आपको ये आयोजित हुआ है 2023 में आयोजित हुआ है। सबसे पहली बात तो ये, लेकिन कौन सा वाला खेल था ये? 2022 वाला खेल जो 2022 में होना था उसको जो है 2023 में आयोजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ध्यान दीजिएगा आप। तो 19वें एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये जो है देखिए कहाँ आयोजित किया गया था, ये होंगझाऊ चीन में आयोजित किया गया। कहाँ पर? होंगझाऊ चीन में, जो कि डी विकल्प यानी चौथा विकल्प सही है। होंगझाऊ चीन में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके पहले जो है एशियाई खेल जो है वो आयोजित किए गए थे जकार्ता में, 18वें एशियाई खेल। ठीक है, उसके बाद जो 20वां होगा, यहाँ पर देखिए एक मिनट आपको हम इरेजर से इसको इरेज कर दें तब बताना है। ये जो है आपका 2023 में हुआ होंगझाओ में, और ये जो हुआ है आपका जकार्ता में, ये जो हुआ ये 18वां हुआ है। ठीक है, 18वां। और एक साथ इसी के साथ आपको देखिए एक प्रश्न और इसमें बता दे रहे हैं, 20वां खेल जो 20वां एशियाई खेल होगा वो कहाँ आयोजित होगा? वो आइची और नागोया प्रांत जापान में आयोजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन पहला क्या है, ए ऑप्शन इंडोनेशिया में जकार्ता जगह वहां पर 18वां आयोजित हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद 19वां जो अभी हुआ है 2023 में हुआ है, ये होंगझाऊ चीन में आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसके बाद अगला जो होगा यानी कि नेक्स्ट टाइम जो होने वाला है वो होगा 2026 में आयोजित होगा। वो 4 साल बाद आयोजित होते हैं ये खेल, और वो होगा आईजी और नागोया प्रांत जापान जो है उसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर कि 18वां 19वां और 20वां जो होने वाला है वो होगा 2026 में। कहाँ होगा? 2026 में आयोजित होगा ये 2026 में। ठीक है, 20वां आयोजित होगा 2026 में आइची और नागोया प्रांत जापान में, और अभी जो 19वां हुआ है वो होंगझाओ चीन में हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न 14वां प्रश्न हो गया, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी हमेशा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेतृत्व किसने किया है। जो जब उद्घाटन समारोह होता है तो भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ देखिए PR श्रीजेश ये हॉकी खिलाड़ी हैं, गोलकीपर रहे। पारुल चौधरी ये धाविका हैं। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ये हॉकी खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। यहाँ तो इसका जो उत्तर है हमारा ये है ऑप्शन सी सही है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन है। तो ये लोग रहे ध्वजवाहक 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के, इन्होंने भारतीय दल का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न 15वां कि 19वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा?
19वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। तो ये देखिए जो है हमारा उत्तर है यहाँ पर, ये भारत जो है किसमें रहा है, कलम कहाँ गई, ये चौथे स्थान पर, भारत जो है चौथे स्थान पर रहा। पहला विकल्प है हमारा, ये चौथे स्थान पर भारत रहा 19वें एशियाई खेलों में। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न हो रहा है, देखिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने जो है कुल पदक जो प्राप्त किए थे 28 और स्वर्ण पदक है, 38 रजत पदक है और 41 जो है इसमें कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। कुल भारत ने 107 पदक, यानी कितने पाए थे, कलम फिर हमारी कहाँ चली गई भाई, 107। ठीक है, टोटल इन्होंने कितना 107 पदक प्राप्त किया था और ये चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 28 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, गोल्ड, GOLD, गोल्ड मेडल। बहुत ही शानदार प्रदर्शन भारत का 19वें एशियाई खेलों में रहा। ठीक है, तो चौथे स्थान पर कितने, 107 पदकों के साथ। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने हॉकी का गोल्ड मेडल किस देश को हराकर जीता। देखिए भारत ने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता है, किस देश को हराकर जीता है, तो ये देखिए जापान को इन्होंने हराया है। किस देश को हराया है, जापान को हराया है 19वें एशियाई खेलों में। ठीक है, तो ये जापान को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जापान को दूसरा स्थान और भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो हमारा है प्रश्न है कि वर्ष 2023 में होंगझाओ में आयोजित एशियाई खेलों की किस स्पर्धा में भारत की महिला एवं पुरुष दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोनों टीमों में, पुरुष और महिला दोनों इवेंट में, किस खेल में, किस इवेंट में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए ये वाला जो है हमारा है कबड्डी, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है कबड्डी, हॉकी है, हॉकी में गोल्ड मेडल जीते लेकिन पुरुष वाले जीते, महिला नहीं जीत पाई थी। टेनिस में भी नहीं हो पाया, कबड्डी की दोनों टीमों में हुआ, घुड़सवारी में नहीं हुआ। इसके अलावा देखिए यहाँ तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कबड्डी का विकल्प सही है कि कबड्डी की टीम में पुरुष और महिला दोनों में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा क्रिकेट की टीम, क्रिकेट में भी जो है क्या है, भारत की दोनों टीमों ने जिसमें जीता है गोल्ड मेडल। और भाला फेंक में भी जो है, भाला फेंक, इसमें भी गोल्ड मेडल भारत को पुरुष और महिला दोनों वर्ग में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया, 18वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है। तो अभी तक की नहीं किसी ने जीता था, तो ये 19वें एशियाई खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जो है जीता है, ये जीता है अविनाश सांबले ने जीता है। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। फिर देखिए आ गया कि मिस यूनिवर्स अवार्ड से संबंधित ये प्रश्न है कि 71वां मिस यूनिवर्स अवार्ड 2022 किसे दिया गया। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है देखिए दिया गया है हमारे ऑप्शन इसमें सी सही है, सेनिस पलासियोस को दिया गया है। ये वाला अवार्ड सेनिस पलासियोस को दिया गया है और ये कहाँ की रहने वाली सुंदरी हैं, ये निकारागुआ के, कहाँ की, निकारागुआ। अगर आपसे देश पूछता है निकारागुआ, ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। कौन है, सेनिस पलासियोस, मिस यूनिवर्स, इनको अवार्ड दिया गया मिस यूनिवर्स का। ठीक है, यहां पर देखिए ऑप्शन ए में है बोनी गैब्रियल, ये यूएसए की हैं, यूएसए बोनी गैब्रियल हैं, इनको भी अवार्ड दिया गया था, इसके पहले दिया गया था अवार्ड। ठीक है, फिर हरनाज संधू, इनको, ये भारत के हैं, इनको 2021 में दिया गया था। ठीक है, इनको 2021 में हरनाज संधू को दिया गया था। और एंड्रिया मोजा हैं, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ये पुराने में इनको पहले भी अवार्ड इनको भी मिला हुआ है। तो लेटेस्ट में जो है 71वां मिस यूनिवर्स अवार्ड 2022 जो है वो सेनिस पलासियोस को दिया गया है। ये वाला ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ये इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रश्न आ गया 20वां,
ये देखिए साहित्य से संबंधित है, पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारा जो आंसर है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये हैं दामोदर मौजो। कौन है? दामोदर मौजो को दिया गया है। ये कोंकणी साहित्यकार हैं। कोंकणी किस भाषा के हैं? कोंकणी भाषा के। ठीक है, कोंकणी भाषा में इनको ये दिया गया है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, और उनको दिया जाता है, और अंग्रेजी तथा राजस्थानी भाषा में भी इनको दिया जा रहा है। तो अभी अंग्रेजी में तो जल्दी से शुरू किया गया है। तो जो भारतीय भाषा की अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें ये पुरस्कार दिया जाता है भारत की भाषाओं में। और ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दिया गया है, 2023 में सम्मानित किया गया है कोंकणी के जो साहित्यकार हैं दामोदर मौजो को। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा जो इसमें है कौन सा विकल्प है? बी वाला सही है। यहाँ देखिए नीलमणि फूकन, आपको बता दूं कि ये जो नीलमणि फूकन है इनको जो है 2000 ये इनको कौन सा दिया गया है? दामोदर मौजो को 57वां 57 दिया गया है, 57वां दिया गया है ये जो प्रश्न है, और इनको 56वां दिया गया है। नीलमणि फूकन ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है, और ये असमिया भाषा के लेकिन यानी असम के लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए तीसरा नाम जो है एक नीलम शरण गौर को है। तो ये नीलम शरण गौर को 2023 में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यहाँ देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है, लेकिन इनको नीलम शरण गौर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दामोदर मौजो। ठीक है, और इसके बाद जो है और 56वां जो है कौन है? नीलमणि फूकन है। और ये नीलम शरण गौर जो हैं ये हैं किसमें? ये हैं आपकी साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए इनको दिया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न आ गया है, ये है 41वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसको मिला है? तो दोस्तों ये जो उत्तर है ये है इंदौर को मिला है। कहाँ पे गई हमारी पेन? बार बार गुम हो जा रही। कौन सी है? ये इंदौर। ठीक है, इंदौर को मिला। ठीक है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर पहले स्थान पर, इसमें कौन रहा? इंदौर रहा। ठीक है, और इसके बाद दूसरे स्थान पर ये जो सूरत है इसकी क्या है? दूसरी पोजीशन है। ठीक है, और इसमें आगरा जो है वो आगरा जो है ये जो है 3rd पोजीशन पर आया है इसमें। ठीक है, इंदौर जो है ये किस पर है? पहले स्थान पर, यानी पहला स्थान इंदौर का, दूसरा सूरत का, और तीसरा किसका है? आगरा का इसमें आया। ठीक है, अब आपके सामने अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है। देखिए तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान से देखिए सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तमिल लेखक शिवशंकरी को उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका यहां पर हो गया 23वां प्रश्न है। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी को मिला है? तो दोस्तों ये जो है प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, अर्थ जगत से संबंधित प्रश्न है। तो यहां पर ये जो है प्रश्न है किसका है? ये वॉलमार्ट ने यहां पर पहला स्थान इसको मिला है। जो 500 कंपनियों की सूची जारी हुई है उसमें शीर्ष स्थान वॉलमार्ट को मिला है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला है 24वां प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? ठीक, क्या है? भारत में अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा?
तो ये दोस्तों देखिए प्रश्न ये जो है ये है हमारा, ये प्रश्न आया है। तो ये अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है वो 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ है, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है चंद्रयान। ठीक है, तो उसकी याद में जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि 23 अगस्त को, इस दिन जो है अब से आने वाले समय में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान वहां पर सफलतापूर्वक पहुंचा था। ठीक है, तो ये रहा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न आ गया 25वां। देखिए एक खेल से संबंधित प्रश्न आ गया है कि एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। ठीक है, कौन सा? एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए एशिया कप 2023 का खिताब आपने, ये हमारा जो है अपना पहला बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भारत। तो ये जो दोस्तों जो है कौन? भारत ने जीता है एशिया कप 2023 का खिताब। ठीक है, बांग्लादेश श्रीलंका को हराया था, उसमें फाइनल में श्रीलंका की टीम थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि सितंबर 2023 में दिल्ली में G20 की कौन सी बैठक आयोजित की गई थी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी इसमें अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमारे देश का नाम इसमें रोशन हुआ था कि सितंबर 2023 में दिल्ली में G20 की बैठक या सम्मेलन आयोजित हुआ था नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में जगह जो है वहां पे बनाई गई थी प्रगति मैदान में। तो वो प्रश्न तो सामान्य है। देखिए प्रश्न जो कई बार पूछे जाते हैं कि ये प्रश्न तो सबको मालूम होगा कि हाँ जी कहाँ पर हुआ था, ये नहीं पूछा गया कहाँ पर आयोजित हुआ, G20 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ। तो सामान्य है कि सब लोग बता देंगे कि भाई नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, लेकिन कौन सा सम्मेलन था। ठीक है, तो वो वाला जब प्रश्न आता है तो वो थोड़ा सा लोगों को याद नहीं रहता है, तो उसके लिए मैंने ये प्रश्न इसमें शामिल किया है कि बहुत ही संभावित प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है 18वीं बैठक, कौन सी? 18वीं बैठक जो है यहां पर ये हुई है। ठीक है, इसके पहले जो बैठक हुई थी 17वीं बैठक जो हुई थी वो हुई थी बाली, इंडोनेशिया में हुई थी। ये जो 17वीं बैठक है वो कहां पर हुई थी? बाली द्वीप इंडोनेशिया में है, वहां पर हुई थी। ठीक है, और इसके बाद जो 19वीं बैठक ये वाली जो होने वाली है आगे होगी, वो होगी 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कहां होगी? रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में ये बैठक आयोजित होगी। कब होगी? ये 2024 में आयोजित होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 18वीं बैठक G20 की भारत में हुई है। कई बार पहले वाले भी पूछ लेता है 17वीं बैठक कहाँ हुई थी? बाली में, बाली में 17वीं बैठक। और ये 19वीं बैठक जो होने वाली है वो रियो डी जेनेरियो 2024 में ये होगी। और ये कहाँ पर है? ब्राजील में रियो डी जेनेरियो है, वहां पर आयोजित होगी। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है 27वां है, भारत में नए संसद भवन की शुरुआत कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में नए संसद भवन का आरंभ हो चुका है। तो ये प्रश्न भी करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो है 19 सितंबर 2023 को भारत में नए संसद के उद्घाटन हुआ, नए संसद की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न आ गया कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। देखिए ब्रांड एम्बेसडर जो है पहला ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी, रणवीर सिंह, शाहरुख खान। तो आपने ऐड देखा होगा दोस्तों कि रुख किधर है, रुख वो आता ना, एक वो दिखाता था पीने वाला पेय पदार्थ, भाई रुख तो इधर अंगूठा, लेकिन और भी तो टीमें हैं। शाहरुख खान को आपने ऐड करते हुए देखा होगा कि और भी तो टीमें हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन हो गए? शाहरुख खान हो गए। ठीक है, और ये आप ध्यान रखिएगा इसके। ठीक है, शाहरुख खान
याद ट्रिक से कर लीजिएगा कि वर्ल्ड कप का रुख तो इंडिया की ओर है, रुख तो भारत की तरफ है, तो रुख में क्या है, शाहरुख है, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके सामने अगला प्रश्न है 29। चंडीगढ़ प्रशासन ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? चैट बॉट का मतलब है क्या कि बातचीत करने के लिए कोई भी आप उसमें इंक्वायरी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके लिए ये है। तो उसका जो चैट बॉट उन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम क्या है वो आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों देखिए वो नाम इसमें है बीरबल है। क्या है? बीरबल। उस चैट बॉट का नाम है क्या? बीरबल, जो कि प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित इंक्वायरी बताएगा। अब इसके बाद आपके सामने प्रश्न संख्या 30। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किस प्रदेश की सरकार ने प्रारंभ किया है? ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो दोस्तों है इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये दीपावली को देखते हुए यह योजना शुरू की गई थी। दीपावली को ध्यान में रखकर स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार, यानी आप स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था। इसके बाद 31वां प्रश्न है कि यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन है शांति निकेतन, दूसरा ऑप्शन है रामप्पा मंदिर, होलेश्वर मंदिर और गरबा नृत्य। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखिए ये जो तीन है, 1 2 और ये तीन, ये तीनों क्या है? मूर्त सांस्कृतिक धरोहर हैं। ठीक है, इनको मूर्त सांस्कृतिक कहा गया। ठीक है, मूर्त सांस्कृतिक, ठीक है, धरोहर विरासत है। लेकिन यहां पर जो उत्तर है हमारा सही उत्तर जो है गरबा, ये डी विकल्प वाला उत्तर है। ये क्या है? अमूर्त है। ये क्या है? अमूर्त है। ठीक है, गरबा जो है अमूर्त है, तो ये ध्यान रखिएगा अमूर्त सांस्कृतिक जो है ये विरासत है। भारत में अब तक जो है कुल 15 अमूर्त सांस्कृतिक केंद्र घोषित किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। कितने? 15 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 32 है विश्व भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये इंडेक्स वाला प्रश्न भी बहुत आपको परेशान करता है, पूछता है, लगभग सभी परीक्षाओं में कोई न कोई इंडेक्स के बारे में आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो ये जो दोस्तों है इसका उत्तर है भारत जो है 111वें स्थान पर, सी विकल्प इसका उत्तर जो है ये वाला सही है, 111वें स्थान पर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है। तो 33वां प्रश्न देखिएगा कि क्या है कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामांकित किया गया, किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों देखिए ये जो उत्तर है ये है टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर नामांकित किया गया है। यहां पर देखिए 2-3 नाम और है, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके लिए ये फायदेमंद हो। लियोनल मेसी जो है ये एथलीट ऑफ द ईयर हैं। क्या है? एथलीट ऑफ द ईयर, इनको दिया गया है एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, ये वाला पुरस्कार एथलीट ऑफ द ईयर। टेलर स्विफ्ट क्या है? पर्सन ऑफ द ईयर है। जॉर्जिया मेलोनी नाम भी काफी फेमस है। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में ये कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। और उर्सुला वांडोर आप देख रहे हैं, ये उर्सुला वांडोर एक है, ये क्या है? ईयू की अध्यक्ष हैं, ये ईयू की प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, ईयू की अध्यक्ष हैं। ईयू क्या? यूरोपियन यूनियन जो है, इसमें G20 में बैठक में आई थी उर्सुला वांडोर ये हेड के तौर पर। तो इन्होंने जो है उसकी हेड हैं, तो विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट बनी है, उसमें उर्सुला वांडोर जो है वो पहले नंबर पर हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपके लिए फायदेमंद होगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में नामांकित किया है, वो कौन है? टेलर स्विफ्ट। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है 34। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देखिए कि पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, अमृत भारत ट्रेन जो चलाई गई है, तो दोस्तों इसका उत्तर देखिए क्या है, अयोध्या से सीतामढ़ी। ठीक है, ये राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन किया गया 22 जनवरी को, तो उसके पहले जो है ट्रेन ये चलाई गई। ठीक है, उसके रेफरेंस में अयोध्या से सीतामढ़ी, रामचंद्र जी का जन्म स्थान अयोध्या और सीतामढ़ी बिहार में जो है सीता जी का जन्म स्थान जो माना जाता है, तो वहां पर अयोध्या से सीतामढ़ी तक ये पहली अमृत भारत ट्रेन चलाई गई। ठीक है, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट के व्यू से। ठीक है, अब आपके सामने अगला प्रश्न देखिए आ गया है 35 है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ की गई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम से समझिए जहर प्रश्न है ये। बहुत ज़्यादा किसानों की किसानों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो यह योजना कब प्रारंभ की गई है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों देखिए ये योजना जो है 24 फरवरी 2019 को ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब तक कई किस्तें इसमें दी जा चुकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए इसके बाद प्रश्न 36 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। इसके पहले मैंने मेरा जो वीडियो आया था कि उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके, उसमें भी मैंने इस बात को बताया था, लेकिन ये करंट है, तो उससे संबंधित जानकारी अगर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से संबंधित जानकारी और चाहिए तो आप मेरे चैनल यूट्यूब पर हिंदी मंजूषा पर आप जाकर उसको देख सकते हैं, मेरा वीडियो वहां पर पड़ा हुआ है, आपको और बेहतर जानकारी उससे मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये जो उसका उत्तर है दोस्तों, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा, ये है चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाता है तो वो राजस्थान है, राजस्थान का पहला स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2023 के लिए 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। ये देखिए पुरस्कार एवं सम्मान साहित्य से जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ये 33वां व्यास सम्मान जो है किसको दिया गया है, ये इस बार जो दिया गया 33वां व्यास सम्मान जो दिया गया है, ये पुष्पा भारती जी को दिया गया है 2023 के लिए। इनकी जो है पुस्तक का नाम है यादें यादें यादें। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है यादें यादें यादें। ठीक है, तो ये 3 बार है, इनकी पुस्तक का भी नाम अगर पूछ लेता है तो यादें यादें यादें। ठीक है, ये इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। पुष्पा भारती जो है 2023 के लिए 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित लेखिका हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है 38 प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी चर्चा में ये प्रश्न रहा है कि कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक किसने लिखा है। काफी चर्चा में रहा, ये पुस्तक जब आई है तो करंट में है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पुस्तक से लेखक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट प्रश्न हो सकता है, जो परीक्षक हैं परीक्षा में इसको दे सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो ऑप्शन है आपका डी वाला ऋषिराज, ये ऑप्शन है ऋषिराज, इसके जो है लेखक हैं कारगिल एक यात्री की जुबानी। देखिए यहाँ पर पहला जो राइटर, और मैं बता दूं आपको, मीरा चड्ढा बोरवकर हैं, इन्होंने जो लिखा है मैडम कमिश्नर, इनकी एक पुस्तक है, बहुत जो है ये भी चर्चा में रही है। मैडम कमिश्नर पुस्तक जो है वो भी चर्चा में रही है। मैडम कमिश्नर, मैडम कमिश्नर, मैडम कमिश्नर पुस्तक इनकी मीरा चड्ढा बोरवकर की, ये भी काफी चर्चा में रही है। ठीक है, और ये ट्विंकल खन्ना की वेलकम टू पैराडाइज है, WELCOME, वेलकम टू पैराडाइज, पैराडाइज, ये इनकी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, ये भी चर्चा में है। ठीक है, वेलकम टू पैराडाइज। ठीक है,
और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक और जो राइटर हैं देखिए वो हैं जनरल एम नरवणे। तो ये भारतीय सेना के प्रमुख रहे हैं, पूर्व सेना प्रमुख है। इनकी एक पुस्तक जो है ये भी काफ़ी चर्चा में रही है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इनकी पुस्तक का नाम था 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, क्या है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। तो ये भी इसमें जो चारों ऑप्शन में दिए गए हैं सभी की किताबें 2023 में काफ़ी चर्चा में रही हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई भी प्रश्न आपसे इसमें से पूछा जा सकता है। मीरा चड्ढा बोरकर की पुस्तक कौन है? मैडम कमिश्नर, काफ़ी हिट रही है भी। ट्विंकल खन्ना की वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज। और जनरल एम नरवणे की पुस्तक क्या थी? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। और इसके बाद ये एक तरह से उनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी ही है इनकी, जनरल एम नरवणे की, ठीक है। और ऋषि राज की जो पुस्तक आपकी यहाँ पर है, ये एक यात्री कारगिल की जुबानी, ये जो है ये ऋषि राज की ये पुस्तक है, ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न आ गया, ये भी देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? हिंदी भाषी क्षेत्र में है, पुलिस की परीक्षा में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो दोस्तों देखिए प्रश्न है वो इसका उत्तर है आपके सामने, ये है संजीव। कौन है? संजीव। हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो, इसके कौन है? संजीव हैं, ठीक है, संजीव हैं। और इनको ये जो रचना इनकी है क्या है, वो मुझे पहचानो उपन्यास के लिए 2023 के लिए इनको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, ज्ञान चतुर्वेदी हैं, इनको जो है व्यास सम्मान से सम्मानित, 32वें सम्मान से सम्मानित किया गया था। दामोदर मौजो नाम है, अभी पीछे प्रश्न आया हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है, कौन सा? 57वां ज्ञानपीठ, ठीक, ज्ञानपीठ, ठीक है। बद्री नारायण को इसके पहले 2022 के लिए 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। बद्री नारायण जी को तुमड़ी के शब्द के लिए 2022 में दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 2023 के लिए किसको दिया गया? संजीव को दिया गया। कौन सा? मुझे पहचानो। रचना भी आप याद रखिएगा, कई बार रचना का नाम पूछ लेता है कि हिंदी उपन्यासकार संजीव को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो उसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मुझे पहचानो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब जो है आपके सामने ये प्रश्न है 20 ईयर्स ऑफ G20 नामक पुस्तक के लेखक, ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में नई दिल्ली में G20 सम्मेलन आयोजित किया गया था ये, तो उससे संबंधित एक पुस्तक लिखी गई है। और इसके जो राइटर हैं देखिए यहाँ पर सी विकल्प जो है वो सही है। कौन से राइटर हैं? रजत कथूरिया और प्रतीक कुकरेजा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, G20 में जो सम्मेलन हुआ था तो उसके रिगार्डिंग अगर प्रश्न हो सकता है थोड़ा सा ये पूछ ले कि 20 ईयर्स ऑफ G20 पुस्तक भी काफी चर्चा में रही है, तो ये इसके लेखक कौन है? रजत कथूरिया और प्रतीक कुकरेजा, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक पुस्तक और चर्चा में बहुत ज्यादा ये है, डॉक्टर जस भाई जो पटेल हैं, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सद्भावना की सरिता, नरेंद्र मोदी, ठीक है। क्या नाम है इसका? सद्भावना, सद्भावना की सरिता, सद्भावना की सरिता, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। क्योंकि ये महत्वपूर्ण है किताब, प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर जस भाई पटेल एक गुजराती लेखक हैं और इन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है, प्रधानमंत्री के बारे में लिखा है सद्भावना की सरिता, ठीक है। तो ये किताब भी काफी चर्चा में रही है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है वी श्रीनिवास, ये भी G20 से संबंधित इन्होंने भी एक किताब लिखी है और इनकी पुस्तक का नाम है G20@2023, ठीक है, द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। इनकी पुस्तक का नाम है G20@2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी, ठीक है।
फिर इसके अलावा शशि थरूर की जो पुस्तक इस साल की चर्चा में रही है वो रही है अंबेडकर ए लाइफ। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये पुस्तक जो काफी महत्वपूर्ण है। 20 सम्मेलन हुआ था, G20 सम्मेलन, तो उससे संबंधित ये पुस्तक जो है 20 ईयर्स ऑफ जो है ये 20 ईयर्स ऑफ क्या है 20 ईयर्स ऑफ G20। ठीक है, तो ये पुस्तक किसकी है? रजत कथूरिया और प्रतीक कुकरेजा की। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देखिए, याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हम जो है फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को देखें और अपने कमेंट्स जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं इसी तरह से आपके लिए और भी प्रश्नों की बेहतर सीरीज लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी आप इसे खूब शेयर करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो अब यहीं समाप्त होती है। सभी को धन्यवाद।